So open market operation is another feature of central bank, or let's say it is another function of central bank. ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है ना, इसको पहले हम लोग एक डेफिनेशन में समझ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे हाउ डज इट फंक्शंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो कीवर्ड है हमारे पास वो है इट इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द मार्केट। ठीक है, बाय सेंट्रल बैंक। क्या चीज कर रहा है सेंट्रल बैंक का, है ना? सेंट्रल बैंक इज एक्चुअली सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और कहां बेच रहा है? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एनी वन कैन बाय दो सिक्योरिटीज। लेकिन ये सिक्योरिटीज कैसे बाय करेंगे? इट कैन बी बॉट थ्रू बैंक्स। ठीक है, इट कैन बी बॉट थ्रू बैंक्स। अब इसमें होने क्या वाला है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती है। ठीक है, तो दो तरह से इसको जो है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक समझो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पर गवर्नमेंट लिखती है, क्या बताती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की कीमत जो है वो 50,000 रुपीज है। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑफ 50,000 रुपीज, बट गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को अभी 45,000 रुपीज में सेल कर रही है। आफ्टर 6 months इफ यू गिव दिस बैक टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपीज दे देगी। ठीक है, अब क्या है, चूंकि ये गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है तो इसकी ऑथेंटिसिटी है कि गवर्नमेंट कह रही है कि एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट लिख कर दे रही है बात कि आप हमको अभी 45,000 रुपीज दो, 6 months में अगर ये डॉक्यूमेंट आप वापस हमको दोगे तो हम आपको 50,000 रुपीज दे देंगे। ठीक है, अब बातें तो सब हवा में चल रही है ठीक है, पर चूंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो ऑथेंटिक। अभी देखो 2000 का नोट क्या होता है? 2000 का नोट इज ऑल्सो पीस ऑफ पेपर, बट ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने ऑथराइज इसको कर रखा है, इसलिए उसका वैल्यू 2000 रुपीज का बन जाता है, अदरवाइज तो इट इज पीस ऑफ पेपर ओनली। ठीक है, तो सिमिलरली दिस डॉक्यूमेंट इज ऑफ 50,000 रुपीज, बट गवर्नमेंट अभी 45,000 में दे रही है। 6 months के बाद में अगर आप गवर्नमेंट को वापस देते हो तो गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपीज दे देगी। इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए। ठीक है, और किसको रिलीज किया? तो भैया आरबीआई ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, इन डॉक्यूमेंट्स को कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जो है वो बेचने का काम करते हैं। अभी समझो क्या हुआ, यहाँ पर एक आदमी है, कैसे? एक मिनट कंप्लीट करते हैं इसको पहले, है ना। यहाँ पर एक आदमी है, इस आदमी का नाम मान लो महेंद्र है। अभी महेंद्र हैज डिसाइडेड दैट आई वांट टू परचेज आईफोन, मुझे आईफोन लेना है। ठीक है, आईफोन लेना है मुझे। फिर आईफोन लेने का मैंने डिसाइड किया, आईफोन की कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपीज है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन ले लें, लेकिन मेरे पास तो 45,000 रुपीज है। तो मैंने ये डिसाइड किया और मुझे पता चला यार गवर्नमेंट का ऐसा कोई सिक्योरिटी आया और 6 month के बाद मेरा पैसा जो है 45 से 50,000 हो जाएगा, 5,000 बढ़ जाएगा 4-6 महीने के अंदर ही। तो मैंने सोचा यार कि आईफोन नहीं खरीदते, लेट्स पोस्टपोन द बाइंग ऑफ आईफोन। 6 महीने वो रुक जाते हैं, 6 महीने के बाद में 50,000 हो जाएगा तो आईफोन को खरीद लेंगे। हो सकता है तब दाम और गिर जाए, हो सकता है कोई नया आईफोन जो है वो आ जाए, उसको ले लेंगे। तो हुआ क्या कि ये जो 5,000 रुपए का लालच है ना, ये बहुत सारे लोगों को डिमांड क्रिएट नहीं करने दे रहा है। लोग जो है वो इस 5,000 के लालच में अपनी डिमांड्स को कम कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, दे बाय दीज बॉन्ड्स और दीज सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, वहां से खरीदते। ठीक है, तो ये मामला जो है वो यहाँ पर ओवरऑल जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में क्या होने वाला है,
जब भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो मुझे आप ये बात बताइए कि ये जो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स हैं, इसको आरबीआई बढ़ाएगा या कम कर देगा? बताओ। सर बढ़ाएगा। सर बढ़ाएगा। सर बढ़ाएगा। आरबीआई क्या कर देगा? बढ़ा देगा इसको। ठीक है, क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि जब ये सिक्योरिटीज की सेलिंग बढ़ाएगा तो लोगों से पैसा किसकी तरफ मूव होना शुरू होगा? आरबीआई की तरफ। यानी मार्केट गवर्नमेंट। में पैसा जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पैसा जो है वो मार्केट में से सक हो जाएगा और आरबीआई के पास आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। आ गया, पकड़ में आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, जो हमको सीधा सीधा नजर। हाँ, अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्वेश्चन पूछ लो आप। किसी का कोई क्वेश्चन था? सर बैंक के थ्रू कैसे सेल करेंगे बॉन्ड्स को? बैंक्स के थ्रू कैसे करेंगे? देखो, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये बॉन्ड्स हैं, एक तो कमर्शियल बैंक खुद खरीद सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, मान लो इस तरह के बॉन्ड पेपर्स वगैरह ऐसा कुछ हुए, अगर किसी को खरीदना है तो बैंक से खरीद ले। हमने बोला ना कि देखो क्या हो रहा है इसमें कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं कर रही है। आरबीआई तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आरबीआई किससे डील करती है? आरबीआई डील्स विद कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स एंड बैंक्स डील्स विद कॉमन पीपल। पर ये सारा का सारा जो खेल है ये आरबीआई का खेल है। ठीक है, लेकिन सारा जो बाइंग एंड सेलिंग जो होगा अगर ऑर्डिनरी लोगों में होगा तो इट विल बी थ्रू कमर्शियल बैंक्स। कंपनीज भी खरीदेगी करेगी तो वो सब कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करेगी। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ये सारा का सारा जो है वो फंक्शनिंग होता है। बोलो। बोलो बोलो। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इन्फ्लेशन के टाइम पे हमने बात करी नहीं कि कमर्शियल बैंक विल सेल सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन के टाइम पर बेचेगा। तो डिफ्लेशन के टाइम पर क्या करेगा? परचेज। सर नहीं बेचेगा। तो परचेस करेगा तो बदले में क्या देने वाला है? वो पैसा देने वाला है। सो मनी विल फ्लो इन द मार्केट, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल। तो दिस इज हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क्स। ठीक है, तो ये बाकी तो आपको पता ही, क्रेडिट कैपेसिटी जो है वो बैंक्स की कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो भी रहेगा। ठीक है, ये देखो जैसे बैंक खरीद रही है सिक्योरिटीज तो बैंक के साथ में ये चीज हो जाएगी। अगर बैंक ने सिक्योरिटीज अगर खरीदी तो बैंक का पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। और आरबीआई के पास चला गया तो क्या होगा? उनकी कैपेसिटी जो है लोन देने की कम हो जाएगी। दे विल ऑफर लेस लोन, सिंपल। नाउ अब यहां से शुरू होती है हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स हमारी तीन है: मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड वन मोर इज क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझते हैं, क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं तो उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। अगेन यहां पर एक बंदा है, इस बंदे का नाम है महेंद्र। महेंद्र नाम लेने में कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है, इसलिए मैं इस नाम को यूज कर सकता हूं। तो महेंद्र के पास में एक जमीन है। ये जमीन कितना है? दिस जमीन इज 1 एकड़। ठीक है, अब महेंद्र ने देखा, पहले खेती करता था यहाँ पर महेंद्र। अब उसने देखा यार कि यार खेती में उतना मजा आ नहीं रहा है, कौन इतनी मेहनत करे, लोग भी मिलते नहीं आजकल और बड़ा रिस्क है ना। तो ऐसा करते हैं यार कि कुछ और काम किया जाए। तो महेंद्र ने सोचा यार ऐसा काम करते हैं कि दुकान ले लेते हैं मार्केट में एक। ठीक है, तो मार्केट में महेंद्र क्या चाह रहा है? मार्केट के अंदर महेंद्र वांट्स टू बाय अ शॉप। किस किस की शॉप लगाएंगे? तो महेंद्र ने डिसाइड किया है कि मुझे बच्चों के टॉयज जो है वो बड़े पसंद है और उसका अच्छा नॉलेज है, तो यार टॉयज की दुकान जो है वो लगा लेते हैं। तो टॉयज की दुकान लगाने के लिए जब महेंद्र गया तो महेंद्र को पता चला कि यार इसमें तो बहुत खर्चा आता है। तो पता लगाया कितना खर्चा आता है, तो बोले इसमें खर्चा आता है 20 लाख रुपीस का। तो बोले 20 लाख रुपीस जो है वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि पूरे शॉप सेटअप करनी पड़ेगी, शॉप खरीदनी पड़ेगी, फिर उसमें बहुत सारे टॉयज लाने पड़ेंगे, लोगों को रखना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी, है ना। शुरुआत में इतने कस्टमर्स आएंगे नहीं, तो ये सारी समस्या है। तो फिर महेंद्र ने सोचा एक काम करता हूँ, मेरे पास में खेत है जो 1 एकड़ का है,
तो इस खेत की जो है वो मार्केट वैल्यू महेंद्र ने पता लगवाई, तो पता चला कि ये खेत अगर महेंद्र बेचता है तो महेंद्र को 20 लाख रुपीस जो है वो मिल जाते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू 20 लाख। महेंद्र ने बोला बहुत बढ़िया बात हो गई तो यार, है ना, मार्केट वैल्यू इसकी 20 लाख हो गई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि यार ये महेंद्र की पुश्तैनी जमीन है, तो महेंद्र अगर इसको बेच देगा तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी खत्म हो जाती है कि लैंड अभी अगर बेच दी जाएगी तो यार फिर फ्यूचर में कैसे क्या करके करेगा। तो महेंद्र ये डिसाइड करता है कि यार इस जमीन को नहीं बेचते, क्योंकि अभी दुकान चले नहीं चले क्या भरोसा, ठीक है। तो महेंद्र ने सोचा यार एक काम करते हैं, जमीन को नहीं बेचते हैं, लेट्स गो टू द बैंक और बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो महेंद्र ने लोन के लिए अप्लाई किया। लोन कितना चाहिए महेंद्र को? 20 लाख रुपीस का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला भैया देखो 20 लाख का आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी लाओ। आज आपको हमने 20 लाख रुपए दे दिए और आप भाग गए तो, हाँ, विदेश निकल के 20 लाख रुपए लेके मौज हो गई भैया आपकी, फिर हम क्या करेंगे? बैंक ने बोला सिक्योरिटी लाओ। तो बोले सिक्योरिटी मतलब क्या? तो बोले कि यार आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसकी कीमत जो है वो 20 लाख रुपए हो। आपके नाम पे कोई मकान है, आपके नाम पे कोई जमीन है, आपके नाम पे कोई प्लांट वगैरह है, ऐसा कुछ फिक्स्ड, अच्छा फिक्स्ड एसेट है क्या आपके पास? महेंद्र ने बोला यार एक जमीन है मेरे पास में। ठीक है, तो बैंक ने भी देखा कौन सी जमीन है, महेंद्र पेपर लेकर आया, बैंक ने पता लगवाया तो पता चला कि वो जो जमीन है उस जमीन की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए। बैंक को भी श्योर हो गया कि यार 20 लाख रुपीस की इसके पास में एक जमीन है। अब माई क्वेश्चन टू यू इज कि जो 20 लाख रुपए की जमीन महेंद्र के पास है, महेंद्र ने 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या ये बैंक महेंद्र को 20 लाख का लोन दे देगी? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। यस सर, अगर नो सर। कोलेटरल देगा तो। यस। नो सर, थोड़ा कम का देगी। बोलो। सर बैंक को भी तो प्रॉफिट में रहना है, तो सर नहीं देगी वो। प्रॉफिट तो क्या हो, तो इंटरेस्ट देगा ना, लोन ले रहा है उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, बैंक का प्रॉफिट हो गया, कहाँ दिक्कत है? बैंक को सिक्योरिटी चाहिए। सर वो तो ऐसा होता है ना सर, सर वो तो ऐसा होता है ना कि जैसे 20 लाख है तो उसको खाली 15 लाख या फिर 11 लाख ही मिलेंगे सर उस पर। क्यों इतना कम क्यों मिलेगा भैया? सर कभी पूरा थोड़ी मिलता है सर, कभी अभी लॉजिक जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलता है पूरा, उसका लॉजिक क्या है? सर वापस वो जो पेमेंट बैंक अपना प्रॉफिट देखता है। अरे भैया मेरे, प्रॉफिट, बैंक ने कोई जमीन बेच के पैसा थोड़ी कमाना है क्या? इसमें कौन सा प्रॉफिट देखना है? जमीन है उसकी है, पेपर उसके है, जमीन उसी की रहेगी, बैंक की जमीन थोड़ी हो जाएगी क्या? केवल सिक्योरिटी के तौर पर रख रहे हैं कि आपने लोन नहीं चुकाया, भाग गए तो हम आपकी जमीन बेच देंगे। अब इसमें बैंक का क्या प्रॉफिट है? बैंक तो और ज्यादा लोन अगर देगी, मान लो आप इसको समझो, अगर बैंक 20 लाख का लोन देगी तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या 15 लाख का देगी तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? 20 लाख का। तो फिर बैंक को नुकसान है ना उल्टा, अगर बैंक कम लोन देती है तो। बोलो, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। खुशबू कुछ कह रही थी। सर वो लोन दे देगी क्योंकि वो कोलेटरल वो ये भी तो देख के लेती है ना कि एक बंदे के पास कितना पैसा और कितना कमा सकता है आगे। हाँ नहीं, वो फिर वो सिक्योरिटी वाला पार्ट नहीं है, वो उसके लिए वो दूसरा लोन है, उसका जब कैपेसिटी देख रहा है आप क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे भी लोन मिलता है ना, दैट इज नॉट अगेन सिक्योरिटी, ठीक है। पर यहाँ अगर ये बड़ा लोन लेने के लिए जा रहा है और यहाँ पर इसको कोलेटरल रखना पड़ रहा है, कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, तो सिक्योरिटी की वैल्यूएशन देखी जाएगी। अब भले ही आदमी बेरोजगार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगार हो, जमीन अगर सिक्योरिटी उतने अमाउंट की रख दी उसने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर वो लोन नहीं चुकाता है, बैंक इज एट अ सेफर साइड, वो लोन नहीं चुकाएगा तो बैंक के पास में वो जमीन है उसकी, उसको नीलाम कर देगी बैंक और पैसा निकाल लेगा। सर लेकिन बैंक को फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? हाँ तो वो तो तुरंत का तुरंत ही हो गया ना, इंटरेस्ट तो उसको बारी बारी से करके मिलेगा। उसने जैसे इंटरेस्ट देना बंद कर दिया तो बैंक इस जमीन को जो है वो बेच देगी, मस्त रहो। कौन सा लॉन्ग टर्म वाली बात है? जब तक वो लोन लेगा और जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट चलेगी तब तक वो इंटरेस्ट जो है वो चुकाएगा। बैंक को लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, निकल गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, ठीक है, फिर बैंक के पास सिक्योरिटी है, बैंक विल यूज दैट सिक्योरिटी टू रिकवर द लोन, है ना। अब इसमें हर्ष जो बात बोल रहा है वो एकदम ठीक बात बोल रहा है कि बैंक जो है वो पूरे अमाउंट का नहीं देगी,
लेकिन क्वेश्चन ये है कि पूरे अमाउंट का क्यों नहीं देगी। दिस इज वेरी राइट कि 20 लाख रुपए भले ही इसकी मार्केट वैल्यू है, बट स्टिल ये जो 20 लाख रुपीस का लोन है, ये लोन उसको नहीं दिया जाएगा, इससे कम का लोन दिया जाएगा। तो द रूल इज जितने रुपए की सिक्योरिटी होती है उससे कुछ परसेंटेज कम का लोन दिया जाता है। लेट अस से 20% कम का लोन अगर दिया जाता है तो द लोन विल बी ग्रांटेड ऑफ 16 लाख रुपीज ओनली। पर बड़ा क्वेश्चन ये आया कि ये 20% कम लोन क्यों दिया जा रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन। तो वो क्यों लोन दिया जा रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है कि ये जो जमीन है, इस जमीन की कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जरूरी नहीं कि फिक्स ही रहेगी। आज इसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है, आगे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ जाएगी तो बैंक को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर घट जाए तो बैंक के साथ में बड़ी दिक्कत जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर घट जाए तो बैंक के साथ में जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक जो है वो क्या करेगी, है ना, व्हाट बैंक विल डू देन, इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर घट जाता है तो उस केस में बैंक जो है वो क्या करने वाली है। तो व्हाट बैंक विल डू, इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। बैंक जो है वो क्या करेगी, बैंक 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसमें 16 लाख का ही लोन देगी। इन केस कभी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, तो अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख रुपए तक भी अगर कम होती है, तब भी बैंक इज एट सेफर साइड, कोई टेंशन नहीं बैंक को। ठीक है, सो दिस इज वाई ये मार्केट रिस्क की वजह से बैंक जो है वो जितने की भी सिक्योरिटी होती है, जिसकी भी जितनी भी उसकी मार्केट वैल्यू होती है, हमेशा उससे कम का ही लोन देती है। दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। और ये जो 20% है, इसी 20% को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब ये 20% कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट का चेंज होना बोलते हैं। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तरह की रेट हो गई। अब इसको समझना, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20%, अगर मैं 10 लाख रुपीस का लोन लेता हूं, मतलब 10 लाख रुपीस की अगर मैं सिक्योरिटीज रखता हूं, तो मुझे लोन कितने का मिलेगा, 8 लाख का। ठीक है, मुझे 8 लाख रुपए का लोन जो है वो मिल गया। ठीक है, अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% की जगह 10% होगी, तो मुझे लोन कितने का मिलेगा, 9 लाख का। तो मुझे बताओ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा? अगर घटाएंगे तो बढ़ेगा। घटाएंगे तो बढ़ेगा। ये 8 लाख और 9 लाख कहां पर जा रहा है, ये पैसा मार्केट में जा रहा है, लोगों के पास में जा रहा है। अब बताओ, तो घटाएंगे तो बढ़ेगा, अगर बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो कम हो बढ़ेगा। जाएगा। तो वापस से क्वेश्चन आ गया हमारा, इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। सर बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से लोन कम जाएगा, और लोन अगर कम जाएगा तो मनी सप्लाई हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिन सप्लाई, मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू सर बट ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट लाइक निकल के कैसे आता है? निकल कर कैसे आता है मतलब हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कितना परसेंट हम लोग को लगाने हैं उस पे चार्ज? ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये चीज सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि जो भी सिक्योरिटीज रखी जा रही है, उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कितना % कम लोन जो है वो देना है। दिस इज बीन डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डिसाइड करके रखता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% चल रहा है, मतलब जो भी सिक्योरिटी है उसकी मार्केट वैल्यू जितनी भी है उससे 10% कम का लोन जो है वो हम लोगों को देना है। इससे बैंक जो है वो बची भी रहती है, नहीं तो बैंक का एनपी बढ़ जाता है बहुत बार। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बार मार्केट रिस्क की वजह से, अगर आदमी को पता चल गया कि जैसे मान लो कोई आदमी है, उसने 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लोन ले लिया है और साथ में उसने अपनी सिक्योरिटीज रख दी है, और 20 लाख का वो उसका जो प्रॉपर्टी था उसको रख दिया, पता चला इसका कीमत घट के जो है वो 15 लाख हो गया बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजन, तो आदमी तो बोलेगा 20 लाख रुपए मेरे, भैया सिक्योरिटी तुम्हारी, जाओ रख लो, बिक गई मेरी जमीन, तो फायदा हो गया भैया। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो सकती है, गेटिंग इट। तो इस वजह से क्या करता है,
ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो रखा जाता है। इसके दो रीजन हो गए, मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाता है और कमर्शियल बैंक जो है वो थोड़ा सा सेफ साइड में जो है वो आ जाती है इसकी वजह से, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज बीन केप्ट। ठीक, डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। केस बताया था हाँ हाँ, सर, वो समझ नहीं आया था। फिर इन्फ्लेशन से वाला बोलो, केस, आवाज नहीं आ रही मुझे। मार्जिन रिक्वायरमेंट में इन्फ्लेशन वाला केस। मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए इन्फ्लेशन वाला, हाँ इसके बाद में बता रहा हूँ, वापस अगली स्लाइड पे फिर से हम लोग ग्राफ के थ्रू ही देखेंगे उसको, ठीक है। एक बार ये डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैसे, जैसे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों ने पिछले वाले केस में क्या देखी थी, 20 लाख, ये हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी। और अमाउंट बोरोड, कितना लोन मिल रहा है हमको, 16 लाख मिल रहा है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यहां पर क्या हो गई, 4 लाख। 4 लाख मतलब 20 लाख का 4 लाख कितना परसेंटेज हो गया, तो 20% हो गया। दिस इज आर मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिंपल। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी जमीन की कीमत है, एंड द लोन ग्रांटेड बाय द बैंक, ये हो गया। तो ये दोनों के जो बीच का परसेंटेज वाला डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, एंड इट इज बीन डिसाइडेड बाय द आरबीआई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे ये जो है वो काम करता है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये देख लो, टोटल एसेट वैल्यू 100 है, 80% और 20%, ठीक है। यानी वैल्यू का एसेट 100 है, लोन दे दिया हमने 80% का, और 20% जो है वो मार्जिन हमने रख लिया, ठीक। अब देखो इन्फ्लेशन के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे, अगर 20% थी तो हम लोग लोन जो है वो कितना, जब 20% थी तो कितना लोन जा रहा था, 20% थी तो कितना लोन जा रहा था, 16 लाख। इसको बढ़ा के अगर हम लोग 40% कर देते हैं तो लोन कितने का जाएगा, 32 लाख। 12 लाख का जाएगा। यस सर। यानी 16 लाख की जगह अब 12 लाख ही जा रहा है, बढ़िया, फिर तो कम हो गया, ठीक है। मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गई। तो इस तरह से अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट। अभी भी सिक्योरिटी वही है, मेरे लोन की अपील वही है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे तो बोरोवर को कम लोन मिलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कम लोन मिलेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल, ठीक है। यानी 30% है तो उससे बढ़ा के 40% अगर कर देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला। दूसरी तरफ डिफ्लेशन के टाइम पर क्या करेंगे, तो विल डू एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस। जब डिफ्लेशन रहेगा तो हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा जाए, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे तो देन मोर क्रेडिट विल गो टू द बोरोवर, और उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा, एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल। तो ये भी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी एक तरीका हो गया जिससे आपका आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है या इन्फ्लेशन को चेक कर सकती है, ठीक है। ये सर मार्जिन ऐसा भी रिक्वायरमेंट कुछ हो सकता है क्या कि जैसे डायरेक्ट इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन पे आ जाए, डिफ्लेशन से डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे आ जाए। नहीं समझा नहीं, फिर से बोलो थोड़ा सा, एक बार मुझे और बोलो। सर मतलब जैसे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है तो फिर कंट्रोल करना, तो डायरेक्ट ही पता पड़ा कि इन्फ्लेशन से डायरेक्ट ही डिफ्लेशन में आ गए। अरे बेटा इतना आसान नहीं होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के चक्कर जो है वो इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा पंगा है इसके अंदर, ठीक है। समझो अभी क्या हम लोगों को, अभी हम लोग क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन रियलिटी पता है क्या है, रियलिटी ये है कि कंट्री में ऐसा नहीं है कि केवल इन्फ्लेशन या केवल डिफ्लेशन है। आपको क्या लगता है, कंट्री में क्या केवल इन्फ्लेशन है या केवल डिफ्लेशन है, बोलो। कंट्री में क्या है पता है आपको, कंट्री में है स्टैगफ्लेशन। अब बोलो ये नई क्या बला आ गई है, तो स्टैगफ्लेशन का लोगों के मतलब पास होता है, पैसा ही नहीं है। नी इन्फ्लेशन और नी डिफ्लेशन। हाँ स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या सर हो गया, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, सर ना तो पैसा है ना गुड्स है। स्टैगफ्लेशन का मतलब पैसा है कुछ है, मतलब पैसा नहीं है, यूं उसको स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। पैसा भी नहीं है और सारी मार्केट में गुड्स भी नहीं है।
सर इन्फ्लेशन तो है पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया? इट इज द सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन इज आल्सो देयर एंड डिफ्लेशन इज आल्सो देयर एट द सेम टाइम। दोनों ही चीजें साथ साथ में चल रही है। अब ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, ठीक है, तो अजीब लगेगा ही, जब तक अभी बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक लगेगा। टेक्निकली स्टैगफ्लेशन होता है व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन आल्सो एंड डिफ्लेशन आल्सो, ठीक है। आप समझे इस चीज को, क्या हो रहा है कंट्री में? हर एक सेक्टर में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं है, किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन है, किसी सेक्टर में डिफ्लेशन है। जैसे आप अभी देखें कि अभी कोरोना वाली सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा हुआ कि कुछ चीजें महंगी हो गई और कुछ चीजें सस्ती हो गई? क्या ऐसा हुआ है? यस सर, यस सर। बताओ कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी चीजें Yes, sir. सस्ती हुई? सर तेल और ये सब महंगे हो गए, पेट्रोल मेडिसिन। पेट्रोल, डीजल, बहुत महंगा हो मेडिसिन गया है। और सब महंगा हो गया। सर वेरी गुड। मेडिकल मास्क सैनिटाइजर महंगे हुए, सस्ते हुए मास्क सैनिटाइजर? महंगे भी सर हुए। महंगे महंगे हो गए। महंगे हुए। सस्ता क्या हुआ सर बताओ? ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना टाइम में सस्ता क्या हुआ? सर लोन सस्ते हो गए थे सर उस टाइम। सर इलेक्ट्रिक लोन सस्ते हो गए कोरोना टाइम में? नहीं नहीं, प्रोडक्ट बताओ यार, लोन नहीं, लोन से मामला बैठेगा नहीं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मामला नहीं बैठेगा। सर इलेक्ट्रिक कॉमोडिटीज में बताओ मुझे। सस्ते हुए हैं। हाँ फिर से बोलो। सर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सस्ते हो गए। कार्स वगैरह सस्ती हुई क्या लॉकडाउन के दौरान? यस सर। यस सर। एनालाइज करो, देखो इसको ठीक से, है ना। तो समझो क्या हो रहा है कि कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें एकदम से महंगी हो रही है, सारी चीजें एकदम से सस्ती हो रही है। कुछ चीजें महंगी होती है और कुछ चीजें सस्ती होती है। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन आल्सो एंड डिफ्लेशन आल्सो इन द मार्केट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी उसको जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, विच इज मॉरल सुएशन, ठीक है। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है? तो आप समझो कि मॉरल सुएशन इस तरह का फंक्शन है, ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज एक्चुअली मोर, इट लुक्स थियोरिटिकल, और इसका बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, नंबर्स देखने को नहीं मिलता है। पर मॉरल सुएशन को समझेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के थ्रू हमको समझना पड़ेगा कि मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है। देयर आर टू वर्ड्स, है ना, टू वर्ड्स। एक जो होता है वो तो होता है एडवाइस, और एक होता है परसुएशन। आपने वर्ड सुना है परसुएशन? स्पेलिंग मेरे को कब आएगी यार ठीक से? परसुएशन, पता नहीं क्या स्पेलिंग है ठीक से, ऐसा कुछ होता है शायद। स्पेलिंग का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल। तो आरबीआई क्या करता है, व्हाट डज आरबीआई डू इज, आरबीआई गिव्स एडवाइसेस और आरबीआई डज परसुएशन। किससे? बैंक्स से, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूं समझो कि आरबीआई कोई भी चीज इंपोज नहीं कर रहा है, आरबीआई पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, आरबीआई बैंक के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। और क्या कम्युनिकेट कर रहा है? आरबीआई बैंक्स को समझा रहा है कि देखो मार्केट की जो सिचुएशन है वो अभी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो है वो क्या करना चाहिए हमको, उसको आरबीआई या तो रिटन लेटर के फॉर्म में एक एडवाइजरी जारी करता है, या फिर ओरली वो बैंक्स को जो है वो एडवाइस करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे वो कोई पॉलिसी नहीं लेकर आता है, कोई रेपो रेट में चेंज नहीं करता है, बैंक रेट में चेंज नहीं करता है, सीआरआर एसएलआर कुछ नहीं बदलता है, वो बस बोलता है कि भैया आप जो है अभी लोन देना, फिलहाल के लिए लोन देना जो है वो आप कम कर दो। ये एक तरह से आरबीआई ने एडवाइस दिया। बैंक्स जो है वो चाहे तो इसको फॉलो करे, चाहे फॉलो नहीं करे, ठीक है। पर अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें इस तरह से चलती है ना, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, अभी तक तो परसुएशन कर रहा है वो, यानी वो बैंक्स को क्या कर रहा है, समझा रहा है ना, प्यार मोहब्बत से समझा रहा है कि मान जाओ, देखो बेटा ऐसा मत करो, इससे नुकसान हो सकता है। फिर बैंक आरबीआई को लगता है कि मान नहीं रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं,
फिर प्रेशर डालेंगे कि भैया आप नहीं मान रहे हो तो चलो भैया आप ठीक है, अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा और हम लोग ऑडिट करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या आप जितना लोन दे रहे हो उसका हम लोगों को रिकॉर्ड जो है वो टाइम टू टाइम भेजो आप। तो आरबीआई फिर जो है वो इस तरह से प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ चीजें जो है वो आरबीआई और बैंक के बीच में ही अगर सेटल हो सकती है तो उसको उस तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी पॉलिसी मेकिंग में कोई चेंज किया जाता है तो उसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। मानो ऐसा हुआ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। इफ ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आरबीआई एक रिटर्न या ओरल एडवाइस बैंक्स को कर सकता है कि यार आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी थोड़ा सा टाइम जो है वो अगले 1 महीने जो है वो आप बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो मत दो, यानी लोन जो है वो आप मत दो, ऐसा करके आरबीआई ने बोला। अब बैंक्स बात मान लेगी तो ऐसा हो जाएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी डिमांड है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगी और उससे जो है इन्फ्लेशन उसका सेटल हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात जो है वो हो सकती है, ये मामला बैठ सकता है। तो ये क्या किया, ये रिटर्न या ओरल एडवाइस जो है वो आरबीआई ने बैंक्स को दी। अब बैंक उसको मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक्स नहीं मानता है तो फिर आरबीआई जो है वो दूसरे हथकंडे जो है वो अपनाएगा। ठीक है, तो इसको मॉरल सुएशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिसी में देखो अभी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग रेपो रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा उससे, हाँ, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग रेपो रेट बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स के ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे केसेस में आरबीआई जो है वो केवल एक ओरल या रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बैंक्स के साथ में करता है और बैंक्स को समझाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और चेतावनी भी दे देता है कि देखो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए नुकसानदायक है, तो सब लोगों को सपोर्ट करना है ना। जैसे होता है ना कि कभी ऑटो वाले एक साथ किराए बढ़ाते हैं, एक साथ किराए घटाते हैं, तो आरबीआई भी बैंक्स को इस तरह से सबको साथ में लेकर चलता है। और बैंक्स जो है वो भी उनको पता है कि भैया समंदर में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, तो बैंक्स भी उनकी बात जो है वो मानता है, सिंपल। ठीक है, तो ये मॉरल सुएशन हमारा होता है। ठीक है, मॉरल सुएशन वाले पार्ट पर हम लोग आज का जो पार्ट है वो खत्म करेंगे। कल हम लोग क्रेडिट राशनिंग पढ़ेंगे, क्रेडिट राशनिंग से शुरू करेंगे और क्रेडिट राशनिंग के बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक किस तरह से पैसा क्रिएट करता है। इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो कल वाले में ये 2 चीजें हम लोग कर लेंगे और फिर मनी सप्लाई वाला हम लोग लास्ट वाले पार्ट में जो है वो करेंगे। ठीक है, बोलो कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो।